नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। क्या धर्मांतरण का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी दल के लिए चुनावी बैतरणी पार करा सकता है? क्योंकि प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण और उनकी घर वापसी के अभियान पर सियासी घमासान चरम पर है। शनिवार को सरगुजा संभाग के लगभग 1000 लोगों ने रायपुर में बागेश्वर सरकार के हनुमंत कथा पंडाल में घर वापसी कराई है। इस पूरे मसलों को समझने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यही सनातन की गुहार है बागेश्वर बालाजी का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बागेश्वर धाम सरकार के कथा पंडाल में हरि कथा के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी के अनुष्ठान को भी पूर्ण किया। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण को लेकर बयानों की बाढ़ है, कार्रवाइयों की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों हिंदुओं की घर वापसी के अभियान। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सरगुजा संभाग के लगभग 251 परिवारों के 1000 लोगों को अपने धर्म में घर वापसी करवाई। जुदेव का दावा है कि सभी वापस सनातनी बने हैं, जो कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देंगे। जिन लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की, वो भी बेहद खुश नजर आए। बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है। धर्मांतरण बहुत ही गलत तरीके से इनका कराया गया है। झूठ बोल करके, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर करके, और ये घर वापसी कार्यक्रम से ये अपने सनातनी पूर्वज से जुड़ते हैं, इससे राष्ट्र मजबूत होता है। मंत्रों के माध्यम से हम इनको शुद्ध किया करते हैं और दीक्षा देते हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा को साक्षी मान करके दोनों जो है इनको जो है पुनः दीक्षित किया जाते हैं। प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि वैदिक धर्म में पुनः जो है आप लौट आएं। हम लोग पहले ईसाई थे, लेकिन अभी हम लोग इसी रास्ते में आ रहे हैं। भैया लोग सबके आ रहे हैं इसी रास्ते में, और हमें अभी इसी धर्म में आ रहे हैं। हम लोग का जो पहले माँ बाप लोग उसी धर्म में थे, जो ईसाई में, तो हम लोग अभी धीरेन्द्र बाबा का बात सुन के और आपकी सरकार को मजबूत देख के हम लोग अपना धर्म पे फिर वापसी आ रहे हैं। एक तरफ उत्साह के साथ सैकड़ों लोगों की धर्म वापसी, घर वापसी का क्रम दिखा, तो दूसरी तरफ इस पर सियासी खींचतान भी जारी। कांग्रेस का दावा है कि उनके शासनकाल में एक भी जबरिया धर्मांतरण नहीं हुआ है। कांग्रेसी नेताओं ने धर्म वापसी के अभियान पर शंका जताते हुए कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं ये फर्जी घर वापसी अभियान तो नहीं। बिल्कुल, ये सब चुनाव को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का किसी को संरक्षण नहीं दिया था। अगर कोई व्यक्ति स्व इच्छा से अगर कहीं जा रहा है, वापसी कर रहा है, तो वो उसकी मर्जी है, उसमें किसी की तरह कोई रोक टोक नहीं है। धर्मांतरण जो हुआ है, हमारे 5 साल के कार्यकाल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। जो धर्मांतरण हुए हैं इनके 15 साल के कार्यकाल में ही हुए हैं। जो करा रही क्या है फर्जी? ये हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव में धर्मांतरण एक मुद्दा बनने वाला है, ये तय। इस पूरी मुहिम से जुड़े कुछ बड़े सवाल। क्या प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ है तो किस काल किस वक्त में हुआ? अब जो सैकड़ों परिवार धर्म वापसी कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज है? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी और अपने भाई दिग्विजय सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाते दिख रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम नहीं है, बल्कि आपसी नेताओं की फूट है, भीतरघात है। देश में ईवीएम कांग्रेस ही लेकर आई थी। लक्ष्मण सिंह ने अपने भाई दिग्विजय सिंह पर लगे बंटाधार की छवि से बाहर आने की नसीहत तक दे दी है। क्या कुछ कहा है, सुने आप। क्या ईवीएम ने कहा था कि सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार गए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है। उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा?
ईवीएम को लेके भी एक तरफ जहाँ दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहाँ ईवीएम को लेके वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। एमपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि प्रदेश भर में अपराध हो रहे हैं, नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो सभ्य समाज कैसे आएगा। मुख्यमंत्री के किए हुए एक्शन से अधिकारी डरते नहीं हैं, इसलिए लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बीजेपी के वचन पत्र को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि धान गेहूं के दाम कब मिलेंगे, 450 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा, ये सब सरकार को बताना चाहिए। उज्जैन में दोहरा मर्डर कांड हुआ। एक दिन पहले उज्जैन में के पास माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, करप्शन अपनी जगह चल ही रहा है, उसके साथ साथ अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। संकट में है मध्य प्रदेश की आम जनता, सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए। उज्जैन के पिपलोदा गांव में एक डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच के बाद ये पता लग पाया है कि लूटपाट और उसके बाद हत्या करने की बात सामने आई है। इस घटना से गाँव में हड़कंप है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले ही दंपति पंजाब से लौटे थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में वो जुट गई है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। सीसीटीवी स्क्रीन और ये सब डैमेज किए गए हैं और बाकी जो टेक्निकल डेटा है वो विभिन्न जो हमारे पास माध्यम रहते हैं उस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले 2 दिनों तक कांग्रेस की मैराथन बैठकें चली है और बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। साथ ही प्रचार की रणनीति और मुद्दों को लेकर भी मंत्रणा हुई है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का मुद्दा इस बैठक में छाया रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी लगातार हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी माहौल बना रही है। छत्तीसगढ़ में वो 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इधर विधानसभा चुनाव में करारी हार को भुलाकर कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई। किस सीट पर किसे टिकट दिया जाए, इसे लेकर 2 दिन तक कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की मंत्रणा हुई। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का संदेश जाए और मैनेजमेंट भी बेहतर रहे। लोकसभा चुनावों को लेकर जो उम्मीदवार हैं और किन लोगों को आगे नाम प्रस्तावित करने हैं उस पर चर्चा हुई है। पूरी पार्टी, तमाम नेतागण एकजुटता से तैयार हैं आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उनसे वो कठोर सवाल पूछेंगे। इसके आगे के स्तर पे जाके हम दिल्ली में नेक्स्ट हफ्ते में मीटिंग करेंगे और उम्मीदवारों का चयनों की प्रक्रिया उसको आराम देने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हमारे उम्मीदवार तय हो जाए, जिसके कारण इतना बड़ा लोकसभा मतदार है तो उसमें वो लोग चुनाव लड़ सके। बैठक में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी 11 सीटों पर दावेदारों के नाम पर बात हो चुकी है। शुक्रवार को मोहम्मद अकबर ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, तो शनिवार की बैठक में धनेंद्र साहू ने रायपुर से भूपेश को उतारने की मांग की। इसी तरह दुर्ग और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव, कांकेर से मोहन मरकाम, फूलो देवी नेताम, सरगुजा से अमरजीत भगत समेत 3 नेताओं के साथ कोरबा से ज्योत्सना महंत के नाम पर जमकर चर्चाएं चली। हालांकि बस्तर से दीपक बैज के चुनाव लड़ने पर संशय की स्थिति है। बहरहाल इसे चुनाव के लिए बेहतर रणनीति बनाना माना जाए या चुनाव लड़ने से बचने का दांव। फिलहाल पार्टी अपने सियासी रसूख को बनाए रखना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश के बड़े नेताओं को मैदान में उतारने के मूड में है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
एमपी के राज्य मंत्री लखन पटेल ने राहुल गांधी की वेशभूषा पर तंज कसा है। लखन पटेल ने कहा कि राहुल भरी ठंड में पहलवान बनकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नेता नहीं मानता। राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता और आगामी चुनाव में भले ही कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को टिकट देकर उतार दे, लेकिन वो बीजेपी की जीत नहीं रोक पाएंगी। मंत्री पटेल ने सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते चुनाव के लिए, और इस बार तो आप ये 29 की 29 जीतेंगे हम। वो जिसको उतारना उसको उतारे, और कोई और तो छोड़ दे आप, और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ले आए, उनको लड़ा लें, क्या दिक्कत। यार उनको तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, देश क्या गंभीरता से लेगा। अब उनका ड्रेस कोड ही देखो आप, पहलवान बन के घूम रहे, कोई उनको मानता नेता क्या। लोरमी के ग्राम डिंडौरी में भगवा झंडे के अपमान को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। घटना के बाद नाराज लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुक्रवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने डीजे के ऊपर चढ़कर डिंडौरी गांव में लगे भगवा झंडे को तोड़फोड़ कर फेंक दिया है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल किसी ने कर दिया। जिसके बाद नाराज सामाजिक संगठनों ने डिंडौरी चौक का घेराव किया, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल का भी प्रदर्शन इस्तेमाल करना पड़ा। और इस प्रदर्शन की सूचना जैसे एसडीओपी और एसडीएम को मिली, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी है और प्रदर्शन कर रहे 6 युवकों को हिरासत में भी लिया। वहीं डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील इस पूरे मामले पर की है। तोरण भी लगा था, झंडा भी लगा था। उस चीज़ को वो लोग पूरे उखाड़ के अपने साथ में ले गए। जो बचा था वो फेंक दिया, पैर में ऐसे करके फेंक दिए, हाथ में जैसे भी बना उन लोगों को वो अपने किए। उसी के लिए आज जो है प्रदर्शन हम लोग किए हैं हिंदू समाज द्वारा। पूरा समस्त ग्रामवासी डिंडौरी आसपास से जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं सभी लोग उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। हमको ये सूचना मिली है, थाना प्रभारी द्वारा सूचना मिली कि शराब के नशे में कुछ असामाजिक तत्व जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही। बाकी ऐसा जो भगवान सर का अपमान हुआ है, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई थी। सरगुजा जिले के ग्राम घंगरी में बने एजुकेशन हब में अव्यवस्थाओं से परेशान छात्र छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की। आवासीय एकलव्य विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं 7 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कक्षा 6वीं से 9वीं के छात्र छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन और स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि खाने पीने की व्यवस्था में वार्डन लापरवाही करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में प्रभारी प्राचार्य और हॉस्टल वार्डन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रों से खुद बातचीत की। कलेक्टर से मिले थे, अपनी हॉस्टल की परेशानी बताने आए थे कि यहाँ हमारी वार्डन अनुप्रिया दुबे हमें टॉर्चर करती हैं और पानी मारती हैं। हमारे हॉस्टल में पानी की समस्या है। यहाँ के वार्डन प्रिंसिपल सर स्वाति मिश्रा मैम हमें बहुत टॉर्चर करती हैं, मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर करती हैं, मारती वारती हैं। हमारे स्कूल में कुछ सामान नहीं आता है, सामान आती है वो सभी हमारे लिए पूरा नहीं हो पाता है। बिकॉज जो गंगरी में अभी हम एकलव्य चला रहे हैं, तो उसमें जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है, तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इशू था, पानी का इशू था, तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। कार्रवाई क्या है कि जो प्रिंसिपल थे उनको भी हमने वहाँ से दूसरी जगह पे भेज दिया है, इन द सेंस वो प्रभार में ही था, और जो मैडम है जो अधीक्षिका मैडम थी उनको भी दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया है। जबलपुर के संस्कारधानी अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के खिलाफ अस्पताल में जो एक्सपायरी डेट के इंजेक्शंस और सिरप दिए जाते हैं। इस शिकायत पर माड़ूताल थाना पुलिस के अलावा जिला कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। ड्रग विभाग और पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, दवाओं की जांच की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल से एक्सपायर दवाओं का स्टॉक गायब मिला है। ऐसे में विभाग ने अस्पताल से दवाओं की खरीद बिक्री की जानकारी 2 दिन में तलब करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने अपने ऊपर जो आरोप लगाया था उसे नकार दिया है।
नहीं, इस तरह का कुछ भी प्रकरण नहीं था। पेशेंट के अटेंडेंट को कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसने भी स्वीकार किया है कि हमको दवाई के मामले में गलतफहमी हो गई थी और वो दवाई कोई एक्सपायरी डेट की नहीं थी। गलतफहमी के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ें उन्होंने टीआई साहब के सामने भी स्वीकार किया है। पीड़ित जो मरीज हैं है ना, उनको कोई एक्सपायरी दवा को लेकर कुछ कम्युनिकेशन ब्रेक था या एक्सपायरी दवा उनको प्राप्त हुई थी कहीं से, जिसके चलते ये वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। क्योंकि प्रकरण दवा से संबंधित था, अतः ड्रग इंस्पेक्टर सौरभ जैन जो अपने जबलपुर में पदस्थ हैं, उनको मौके पर बुलाया गया है, जिनके द्वारा मौके से जांच की जा रही है। कोरबा जिले में ठंड के मौसम में ही रेलवे साइडिंग के कोल स्टॉक में आग लग जाने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच कोरबा के एससीसीएल मानिकपुर खदान क्षेत्र में कोयला चोरी को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी का कोयला समेत 3 ट्रेलर पोकलेन मशीन जब्त किए। फिलहाल पुलिस और कोल चोरी के मामले में जांच जारी है। बता दें कि रेलवे स्टेशन की साइडिंग पर कोल डंप कर मालगाड़ी के माध्यम से कोयला का परिवहन किया जाता था, लेकिन इसी रेलवे साइडिंग से कोल माफिया खुलेआम पोकलेन के जरिए ट्रेलर में कोयला लोड कर बिलासपुर के डिपो में लंबे वक्त से खपा रहे हैं, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। महासमुंद से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। चलती कार में वहां पर आग लग गई है। बाल 4 कार सवार युवक बच्चे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जलकर खाक हो गई है। आग लगने से पहले कार ने चेतावनी भी दी थी। चेतावनी के बाद कार से उतरे और बसना की घटना बताई जा रही है। तो महासमुंद के बसना में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अचानक से उसमें आग लग गई। चल रही थी गाड़ी, 4 लोग इसमें सवार थे, वो बाल बच्चे हैं। छतरपुर में बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर अब बुलडोजर वहां पर चला है। आरोपी ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। 3 दिन पहले उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब उसके अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चलाया है प्रशासन ने। गौरीहार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। अलीराजपुर के जोबट बाईपास में हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीएम, राजस्व विभाग और एमपी सड़क विकास निगम के अधिकारी वहां पर पहुंचे और सड़क के किनारे जो अवैध कब्जे थे उसे जमींदोज किया है। प्रशासन ने उन्हें हटाया है। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको देखते हुए जो शोल्डर्स है, एमपीआरटीसी का रोड है, वो शोल्डर्स को साफ कराया जा रहा है। अब रोड पे अगर कोई आप चलते ही अगर रोड चल रहे हैं उसके बीच में सामान रखेगा तो उसके लिए तो नोटिस नहीं दिया जाएगा ना, वो सीधा एक्सीडेंट पॉइंट बनेगा। तो जो लोग शोल्डर के ऊपर भी आके अपना बोर्ड लगाते हैं डेली या पूरा सामान रख रहे हैं, उनको सामान को हटवा दें। जब तक एक्सीडेंट यहाँ कम ना हो जाए तब तक नियम चलना चाहिए ना, जान सबकी कीमती है। उप तहसील मड़ियादों में हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। शनिवार को नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार के नेतृत्व में राजस्व अमले ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त से कराया है। पुलिस बल की मौजूदगी में बस स्टैंड पर पुराना थाना की बाउंड्री वॉल समेत दुकानों के टीन शेड, छप्पर जेसीबी से गिराए गए। बता दें कि संकीर्ण मार्ग पर अतिक्रमण से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी और अब प्रशासन ने इन जाम को हटाकर जनता के लिए एक सौगात ही दी है। ग्वालियर के व्यापार मेले में नाबालिग भाई बहन की एक ईमानदारी देखते ही मिली। 12 साल के आर्यन मीणा और उनकी बहन को मेले में एक पर्स मिला। पर्स में 2,500 रुपये नकदी थे और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। दोनों भाई बहन ने पर्स को पुलिस के हवाले किया। पुलिस की जांच में पर्स फूल व्यवसायी अमर अवस्थी का निकला। पर्स मिलने पर उन्होंने दोनों बच्चों का आभार जताया, बल्कि बच्चों की ईमानदारी देखकर माला भी पहनाई, सम्मान भी किया, गोद में उठाकर पूरा मेला घुमाया। ऐसे तो तुम तो रख लेते, मजा आ जाता। भाई बहन दोनों पर्स लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आए और उनमें जो 2610 रुपए थे पूरे वैसे की वैसे रखे रहे, उनको वापस किया। अमित भाई उनकी मिसेज थी, वो भावुक हो गई।
तो हमने देखा जब बच्चे से एक सवाल किया कि आप इन पैसों से मेला घूम सकते थे, बढ़िया अच्छा खासा खर्च कर सकते थे, तो उसका जवाब था कि सर मैं कुछ बनूं या ना बनूं लेकिन बेईमान नहीं बनना चाहता, चोर नहीं बनना चाहता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।